नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल KR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में, जिसके मॉडल से या जिनके प्रयोग के द्वारा हमें पता चला कि परमाणु जो है एक विद्युत रूप से उदासीन गोला होता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था उसकी कुछ कमियां रहने के कारण उनका जो परमाणु मॉडल था उसको अस्वीकार कर दिया गया। तो दोस्तों, उनके परमाणु मॉडल की जो कमियां थी वो क्या थी कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग को समझाने में असफल रहा, जिसके कारण उनका जो प्रयोग था वो असफल कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग के बारे में। ठीक है। देखो दोस्तों, रदरफोर्ड के प्रयोग के बारे में बात करेंगे, इनके प्रयोग से निकले निष्कर्षों के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इनके प्रयोग जो निष्कर्ष प्राप्त हुए प्रयोग से, उसके बाद मुख्य बिंदु और इनकी कमियां क्या थी, तो सबको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। तो दोस्तों, रदरफोर्ड ने अपना जो प्रयोग दिया था वो सन 1911 में अपने शिष्यों के साथ मिलकर परमाणु मॉडल को समझाने के लिए दिया था। देखो दोस्तों, सन 1911 में रदरफोर्ड ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर परमाणु मॉडल को समझाने के लिए अपना स्वर्ण पत्र प्रयोग दिया। तो दोस्तों, ये तो इनके प्रयोग के बारे में था। अब देखेंगे हम इनका प्रयोग क्या था। तो दोस्तों, इन्होंने अपना जो प्रयोग दिया स्वर्ण पत्र का उसको एक चित्र के द्वारा समझाया। वो चित्र कौन सा है? देखो दोस्तों, ये वाला। तो दोस्तों, इन्होंने अपने चित्र में सबसे पहले एक स्वर्ण पत्र लिया, एक पतली या बोल सकते हैं हम सोने की एक पतली झिल्ली ली, जिसका व्यास या आकार कितना था? 10⁻⁷ मीटर या 100 नैनोमीटर। और दोस्तों, इन्होंने इस पतली झिल्ली के चारों तरफ एक जिंक सल्फेट या ZnS का, देखो जिंक सल्फेट या ZnS का एक चमकीला पर्दा लगाया। ठीक है दोस्तों। इसके भी कार्य देखेंगे कि इस पर्दे के क्या कार्य थे। तो अभी देखते हैं हम इनके प्रयोग के बारे में। तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में एक स्वर्ण पत्र या सोने की पतली झिल्ली के चारों तरफ एक जिंक सल्फेट का एक चमकीला पर्दा लगाया। अब ये पर्दा लगाया, अभी इसके कार्य देखेंगे हम। तो देखते हैं दोस्तों, इन्होंने अपने प्रयोग में एक एल्फा कण स्रोत से या एल्फा कण पुंज से एल्फा कणों की बौछार कराई। किस पर? स्वर्ण पत्र की एक पतली झिल्ली पर। तो दोस्तों, इन्होंने जब इस स्वर्ण पत्र की पतली झिल्ली पर एल्फा कणों की बौछार या बमबारी कराई तो उस समय इनके प्रयोग के निष्कर्ष प्राप्त हुए, वो अभी हम देखेंगे। तो जब क्या प्राप्त हुआ कि जब वो एल्फा कण इस स्वर्ण पत्र की झिल्ली से टकराए तो उनमें से कुछ एल्फा कण तो सीधे निकल गए। देखो, जैसे ये कुछ एल्फा कण तो क्या है? सीधे निकल गए पतली झिल्ली में से। कुछ एल्फा कण कुछ डिग्री के कोणों पर क्या है? विक्षेपित हो गए या मुड़ गए, जैसे ये एल्फा कण है। ठीक है। इसमें दर्शा रखे हैं तीर के निशान के द्वारा, ये क्या है? विक्षेपित एल्फा कण। ठीक है। अब देखो दोस्तों, इन्होंने अपने प्रयोग में एक पैमाने पर देखा कि 20,000 में से केवल एक एल्फा कण ऐसा था जो स्वर्ण पत्र की झिल्ली से टकराकर वापस उसी पथ में वापस गमन कर गया, मतलब कि 180 डिग्री के कोण पर वापस आ गया। तो इन्होंने अपने प्रयोग से निष्कर्ष निकाला और बताए। क्या क्या निष्कर्ष निकले वो अभी देखेंगे हम। तो अभी एक बार थ्योरी में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में स्वर्ण पत्र की एक पतली झिल्ली जिसका व्यास या आकार कितना था दोस्तों? 10⁻⁷ मीटर या 100 नैनोमीटर। ठीक है। स्वर्ण पत्र की एक पतली झिल्ली पर एल्फा कणों की, किनकी दोस्तों? ध्यान रखना, एल्फा कणों की बौछार या बमबारी कराई। ठीक है, बमबारी कराई तथा स्वर्ण पत्र की पतली झिल्ली के चारों तरफ जिंक सल्फेट, अभी मैंने बताया ये जो पर्दा है ये किसका है? जिंक सल्फेट का। पतली झिल्ली के चारों तरफ जिंक सल्फेट या ZnS से लेपित, इसका लेप हुआ रहता है इस पर्दे पर। ठीक है। ZnS से लेपित एक पर्दा लगा होता है या लगाया, क्योंकि जब एल्फा कण, अब ये पर्दे के कार्य देख रहे हैं हम। ठीक है। तो जब ये एल्फा कण इससे स्वर्ण पत्र की झिल्ली से टकराने के पश्चात जब विक्षेपित होकर इस पर्दे से टकराएंगे या पर्दे पर जाकर विक्षेपित होंगे
तो जब ये अल्फा कण इस पर्दे से टकराएंगे तो उस समय एक चमक या लाइट या स्फुर दीप्ति उत्पन्न होगी। देखो, क्योंकि जब अल्फा कण इस जिंक सल्फेट के पर्दे से टकराते हैं तो एक चमक या स्फुर दीप्ति उत्पन्न होती है। अब देखो, इस स्फुर दीप्ति से हमें क्या पता चलता है, या चमक जो उत्पन्न होती है। तो देखो दोस्तों, जब ये इससे टकराएंगे तो चमक उत्पन्न होगी, और उस चमक की सहायता से हमें पता चल जाएगा कि जो अल्फा कण है उनकी दिशा क्या है या किस दिशा से वो आए हैं। ठीक है, तो जब जिसकी सहायता से हमें अल्फा कणों की दिशा का ज्ञान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो रदरफोर्ड का जो प्रयोग था वो क्या था कि इन्होंने अल्फा कण स्रोत से स्वर्ण पत्र की एक पतली झिल्ली पर अल्फा कणों की बमबारी कराई। ठीक है, और बमबारी कराने के पश्चात देखा इन्होंने कि इस पतली या स्वर्ण पत्र की पतली झिल्ली में से कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल गए। ठीक है, ये रहे देखो, और कुछ अल्फा कण कुछ डिग्री के कोणों पर विक्षेपित हो गए या मुड़ गए। ठीक है, तो उसके बाद ये अल्फा कण जो मुड़े या विक्षेपित हुए तो आगे चलकर जब ये जिंक सल्फेट के इस पर्दे से टकराते हैं तो एक चमक या लाइट या बोल सकते हैं हम स्फुर दीप्ति। ठीक है, चमक या एक लाइट या स्फुर दीप्ति उत्पन्न होती है, जिसकी सहायता से हमें अल्फा कणों की दिशा का ज्ञान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। देखो दोस्तों, एक इस चित्र को और देखते हैं हम। ठीक है, देखो इस चित्र में हम सीधा देखते हैं, ये क्या है, एक परमाणु है। ये गोला है जो क्या है, परमाणु है, जिसमें ये क्या है, एक धनावेशित नाभिक है। क्या है, नाभिक है। ठीक है, कैसा है, धनावेशित है। तो जब अल्फा कण इस परमाणु से गुजरते हैं तो परमाणु में से ये कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल जाते हैं, वही प्रयोग के आधार पर है। अब यहां पर ये परमाणु के साथ समझा है, तो कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण कुछ डिग्री के कोणों पर क्या है, विक्षेपित हो गए, जैसे ये है। ठीक है, ये वाले हैं जैसे, और इनमें से केवल एक अल्फा कण ऐसा था, कितने में से, 20,000 में से, 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक अल्फा कण ही क्या है, वापस टकराकर उसी पथ में आया या 180 डिग्री के कोण पर गमन कर गया। ठीक है दोस्तों, तो अब इनके प्रयोग से जो निष्कर्ष निकले या प्रेक्षण प्राप्त हुए उनको हम देखेंगे अभी। तो दोस्तों, अभी हमने देखा रदरफोर्ड के स्वर्णपत्र प्रयोग के बारे में। ठीक है, अब देखेंगे हम रदरफोर्ड के प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण कौन कौन से थे और निष्कर्ष कौन कौन से प्राप्त हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उन रदरफोर्ड के प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण कौन कौन से हैं। तो निम्न प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। तो एक बार हम चित्र को देखते हैं फिर से। देखो रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग क्या है, इस प्रकार एक परमाणु में किया या स्वर्ण पत्र की झिल्ली पर किया, जिसका अभी हमने चित्र देखा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं परमाणु पर। तो जब रदरफोर्ड ने परमाणु में से अल्फा कणों को गुजारा तो कुछ अल्फा कण तो क्या है, सीधे निकल गए, जैसे ये वाली लाइन। ठीक है, और कुछ अल्फा कण क्या है, कुछ डिग्री के कोणों पर विचलित हो गए, जैसे ये वाले अल्फा कण है। ठीक है, तो इससे पता चला कि उनका प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकले कि कुछ अल्फा कण बिना विचलन के सीधे ही निकल गए। ठीक है, और बाकी चीजें हम निष्कर्ष में देखेंगे। निष्कर्ष बिल्कुल इनके प्रेक्षण से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ अल्फा कण क्या है, बिना विचलन के सीधे निकल गए, ये पहला हो गया प्रेक्षण। दूसरा प्रेक्षण या प्रयोग क्या हुआ कि परमाणु में कुछ अल्फा कण नाभिक के प्रतिकर्षण बल के कारण कुछ अंश के कोणों पर विचलित हो जाते हैं। अब देखो, जैसे ये चित्र है जिसमें ये क्या है, अल्फा कण है दोस्तों। ठीक है, तो जब अल्फा कण नाभिक के समीप या पास से गुजरते हैं तो ये नाभिक के प्रतिकर्षण बल के कारण क्या है, अपने पथ से विचलित हो जाते हैं या कुछ डिग्री के कोणों पर विचलित हो जाते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये वाला, ये जब ये नाभिक के पास से गुजरा ये अल्फा कण, तो इसके नाभिक के प्रतिकर्षण बल के कारण क्या है, ये विचलित हो गया अपने पथ से। ठीक है, तो ये दूसरा निष्कर्ष निकला इनका। ठीक है, तीसरा निष्कर्ष क्या रहा कि 20,000 में से कितने, 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक अल्फा कण ही वापस उसी दिशा में अर्थात 180 डिग्री के कोण पर आता है या लौट कर आता है। देखो जैसे ये अल्फा कण है, तो ये अल्फा कण सीधा गया और नाभिक से टकराया या धनावेशित भाग से टकराया। ठीक है, तो वापस 20,000 में से, इनकी संख्या कितनी थी, 20,000 में से केवल एक ही अल्फा कण, कौन सा, केवल एक ही अल्फा कण नाभिक से वापस टकराकर उसी पथ में गति कर गया
या 180 डिग्री के कोण पर वापस गति की। ठीक है, तो ये थे इनके क्या निष्कर्ष। अब देखते हैं हम इनके प्रयोग के निष्कर्ष, सॉरी ये थे इनके प्रयोग के प्रेक्षण, और अब देखेंगे हम इनके प्रयोग के निष्कर्ष। तो देखो निष्कर्ष जो है बिल्कुल प्रेक्षण से ही प्राप्त हो रहे हैं। देखा, हमने देखा कि कुछ अल्फा कण बिना विचलन के सीधे निकल गए, तो इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, रिक्त होता है। ये देखो, ये क्या है, परमाणु है, ठीक है, जिसमें बीच में क्या है, धनावेशित भाग या नाभिक उपस्थित होता है, लेकिन इसका जितना भी ये भाग है ये पूरा का पूरा कैसा होता है, रिक्त। इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कक्षकों में गति करते हैं, ठीक है। तो परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है क्योंकि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलन के सीधे निकल जाते हैं, ठीक है, बिना विचलन के। जैसे ये अल्फा कण है, सीधा निकल गया, ऐसे ही अनेकों अल्फा कण थे, सीधे निकल गए। तो उनसे पता चलता है कि नाभिक का अधिकांश भाग कैसा होता है, रिक्त होता है। कैसा होता है, रिक्त होता है, जिसके कारण क्या है, अधिकांश अल्फा कण बिना विचलन के सीधे निकल जाते हैं, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष क्या प्राप्त हुआ कि समस्त धनावेश, अब यहां पर नाभिक की बात की है, किसकी, नाभिक की, ठीक है। तो समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में केंद्रित रहता है। देखो ये परमाणु है, ठीक है, और ये क्या है, धनावेश, ठीक है, जिसको हम नाभिक बोलते हैं। तो ये परमाणु के केंद्र में ही उपस्थित होता है, ना तो यहां उपस्थित होगा, ना इधर ना इधर, केवल परमाणु के केंद्र में ही उपस्थित होता है, ठीक है। तो समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में ही केंद्रित रहता है या उपस्थित रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, परमाणु में धनावेश अर्थात नाभिक, क्या, धनावेश अर्थात नाभिक का आयतन या आकार, नाभिक का आयतन या आकार परमाणु के, किसके, परमाणु के आयतन की तुलना में कम होता है। अब देखो ध्यान देने की बात है, हमको चित्र से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, पूरा परमाणु है, और इस परमाणु का जो आकार है इसका आकार और इस नाभिक का आकार, नाभिक या धनावेशित भाग जो है, इसका आकार हमें देखने से ही पता चल रहा है कि परमाणु का आकार अधिक है और नाभिक का आकार कम है। तो देखो अभी हमने पिछली वीडियो में देखा थॉमसन के परमाणु मॉडल में कि नाभिक का जो आकार होता है वो कितना होता है, 10 की पावर -15, ठीक है, और परमाणु का जो आकार होता है वो कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है, मीटर में होता है, ध्यान रखना। तो नाभिक का आकार कितना होता है, 10 की पावर -15, किसका, इसका, ये धनावेशित भाग है जो, इसका आकार कितना होता है, 10 की पावर -15, और पूरा नाभिक, परमाणु जो है इसका आकार होता है 10 की पावर -10। तो इसका मतलब ये अधिक छोटा हुआ नाभिक, माइनस में अधिक संख्या है, तो परमाणु या धनावेश या नाभिक का जो आकार है वो परमाणु के आकार या आयतन की तुलना में कम होता है। वही बताया गया है इस तीसरे निष्कर्ष में कि परमाणु में धनावेश अर्थात नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में कम होता है, ठीक है दोस्तों। ये इनके प्रयोग के प्रेक्षण थे। अब बात करेंगे हम इनके निष्कर्ष और प्रेक्षण से प्राप्त मुख्य बातें क्या क्या थी, मतलब कि रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग से हमें क्या क्या इनके प्रेक्षण और निष्कर्ष से कौन कौन सी मुख्य बातें निकल के आई जिनसे हमें पता चलता है कि रदरफोर्ड का नियम ये बता। अब बात करते हैं दोस्तों हम रदरफोर्ड के सिद्धांत की मुख्य बातें या उनके परमाणु मॉडल से कौन कौन सी मुख्य बातें हमें प्राप्त हुई, ठीक है दोस्तों। अभी हमने देखा उनके प्रयोग से क्या क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए और क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए। अब उनके प्रेक्षण और निष्कर्षों के आधार पर हम देखेंगे रदरफोर्ड की सिद्धांत या परमाणु मॉडल की मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, ठीक है, उनको देखेंगे। तो सबसे पहली जो मुख्य बात है वो क्या है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश या द्रव्यमान, ठीक है, उसके केंद्र में उपस्थित रहता है। यह हमने देखा निष्कर्ष में कि ये कोई परमाणु है, ये क्या है, परमाणु है, ठीक है, और ये क्या है, धनावेशित भाग है। तो इसकी बात की है इसमें, किसकी, धनावेशित भाग की। तो परमाणु का संपूर्ण धनावेश कहाँ रहता है, केंद्र में, क्या, परमाणु का संपूर्ण धनावेश कहाँ रहता है, केंद्र में उपस्थित रहता है। मैंने अभी बताया ये कहीं पर भी उपस्थित नहीं होगा, केवल केंद्र में उपस्थित होगा, ठीक है, एक ये बात पता चलती है। दूसरी बात क्या पता चलती है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त रहता है, जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन कक्षकों में, किसमें, कक्षकों में गति करते रहते हैं। अब देखो हमको पता है कि 4 कक्षक होते हैं, ठीक है,
परमाणु में कक्षक होते हैं और इन प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। क्या? देखो जैसे अभी हम साफ से देखते हैं, ये क्या है? कक्षक है, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है जिसके कारण हम क्या उसको ऋणावेशित दर्शाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है कि परमाणु का संपूर्ण भाग क्या है? रिक्त रहता है और इस रिक्त भाग में इलेक्ट्रॉन क्या? इलेक्ट्रॉन किसकी बात की है? इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। किनमें? कक्षकों में। ध्यान रखना, एक बात क्या प्राप्त होती है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त रहता है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन कक्षकों में गति करते रहते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऋणावेशित होते हैं या उन पर आवेश कैसा रहता है? ऋणावेश, ठीक है, जैसे ये, ठीक है। फिर हम देख रहे तीसरा क्या मुख्य बात क्या प्राप्त हुई? परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। ये हमने देखा थॉमसन के परमाणु मॉडल में। क्यों होता है? क्योंकि इसमें धनावेशों की संख्या और ऋणावेशों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, जिसके कारण क्या परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन होता है, ठीक है। चौथी बात क्या प्राप्त हुई? रदरफोर्ड ने परमाणु में उपस्थित धनावेशित भाग को क्या कहा? नाभिक। सबसे मोस्ट बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। किसने की? रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज जो की किसने की? रदरफोर्ड ने। ध्यान रखना, ठीक है। परमाणु में उपस्थित धनावेशित भाग को क्या कहा? नाभिक। सबसे मेन बात क्या प्राप्त हुई इनके नियम की या इनके मॉडल की? कि परमाणु में जो धनावेशित भाग है, ये जो धनावेशित भाग है, इसको क्या कहा इन्होंने? नाभिक। क्या बोला? नाभिक, ठीक है। तो नाभिक के एक तरह से खोज करता हुए, तो यदि आपसे कोई पूछे कि नाभिक की खोज किसने की, तो किसने की? रदरफोर्ड ने। ध्यान रखना, किसने की? रदरफोर्ड ने, ठीक है। अगली जो विशेषता है क्या प्राप्त हुई? पांचवी, और बताया कि नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में छोटा होता है। ये हमने भी देखा निष्कर्ष में। ये जो है नाभिक, क्या? ये देखो, अभी इनको मिटाते हैं हम और देखते हैं। ये क्या है? नाभिक है। इसका आकार और परमाणु का आकार क्या है? बराबर नहीं है ना, एक दूसरे से कम है। तो नाभिक का जो आकार है वो परमाणु की तुलना में कम होता है। परमाणु का जो आकार है वो होता है कितना? 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, और नाभिक का होता है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। ध्यान रखना। तो ये बताया कि नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में कैसा होता है? छोटा होता है। ध्यान रखना। अब देखेंगे हम इनके परमाणु सिद्धांत की कुछ कमियां रह गई थी, जिनके कारण क्या है, इनका भी जो परमाणु सिद्धांत था वो अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। वो कमियां कौन कौन सी थी अभी देखेंगे हम। देखो, इन्होंने सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की संरचना को नहीं समझाया या इलेक्ट्रॉन की संरचना के बारे में नहीं बता पाए। पहली कमी ये थी कि मतलब इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो परमाणु है, इन्होंने नाभिक के बारे में तो बता दिया, लेकिन परमाणु में उपस्थित ये जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में इलेक्ट्रॉन कक्षक, इलेक्ट्रॉन या क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। इनके बारे में नहीं बता पाए कि इस रिक्त भाग में क्या ऐसी कौन सी संरचना है जो इसमें चक्कर लगाती है, ठीक है। तो मतलब किसके बारे में नहीं बता पाए? इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता पाए, ठीक है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की संरचना को नहीं समझा पाए या इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता पाए, ये इनकी एक कमी थी। दूसरी कमी क्या थी? परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाए। अब देखो, परमाणु के स्थायित्व से मतलब क्या है कि परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा पाए, ठीक है। क्या थी कि ये जो परमाणु है इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हमने देखा कि अधिकांश भाग में रिक्त रहता है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन कक्षकों में गति करते हैं। अब इन्होंने ये तो बता दिया चलो इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है गति करते रहते हैं, इनको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है या कहाँ से ऐसी इनको एनर्जी प्राप्त होती है जिसके कारण क्या ये इस रिक्त स्थान में या लगातार इन कक्षकों में क्या है, चक्कर लगाते रहते हैं, गति करते रहते हैं। इसके बारे में नहीं बता पाए। तो इनका मतलब, या कोई और भी वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनके सिद्धांत को खंडन किया और उन्होंने बताया कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के बारे में नहीं बता पाए तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लगातार चक्कर लगाता रहेगा किसमें? कक्षकों में, यहाँ
चक्कर लगाता रहेगा तो उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, और समाप्त हो जाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में गिर जाना चाहिए। तो इस बात को नहीं समझा पाए कौन, रदरफोर्ड इस बात को नहीं समझा पाए कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार चक्कर लगाते रहते हैं या चक्रण गति करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है या किस कारण वो लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, इसके बारे में नहीं बता पाए, ठीक है।